स्टूडेंट्स, आज के इस रिवीजन वीडियो में हम जानेंगे द्विनिषेचन के बारे में, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा है कि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसा पूछा जाता है, द्विनिषेचन किसे कहते हैं, चित्र के माध्यम से समझाइए। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिर द्विनिषेचन किसे कहते हैं और किस तरीके से आपको इसका डायग्राम बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें कि हम द्विनिषेचन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो द्विनिषेचन होता है, ये होती है आपके जो भी आपके आवर्त बीजी पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म जो भी प्लांट्स होंगे, इनकी विशेषता होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जितने भी आपके आवर्त बीजी पादप होते हैं, इन सभी में क्या प्रेजेंट होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और अगर आप सभी को पता होगा कि निषेचन हम किसे कहते हैं, तो इससे भी आप सभी को पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होगा, यहाँ पर जो आपका नर युग्मक, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी युग्मक होते हैं, युग्मकों का संलयन होता है, ठीक है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। क्लियर? जैसे कि हमने कहा कि जो नर युग्मक होता है, वो नर युग्मक किससे मिलेगा, मादा युग्मक से संलयित होगा, मादा युग्मक से संलयित होगा, और उसके पश्चात इनसे जो बनी संरचना होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी युग्मनज, यानी कि जाइगोट बनती है। ठीक है, क्लियर बात है। लेकिन पुष्प पादपों में आप देखोगे कि यहाँ पर एक और प्रकार का भी आपको संलयन देखने के लिए मिलेगा, तब जाकर के आपका द्विसंलयन की क्रिया होगी। तो चलिए जानते हैं हम यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन को। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको पता है कि पुष्प पादप में जो नर संरचना होती है, पुष्प पादपों की जो नर संरचना होती है, इसको कहते हैं हम क्या, ये कहलाता है आपका पुंकेसर। कौन सा भाग होता है, पुंकेसर भाग होता है। और पुंकेसर की संरचना में आपको पता है कि एक तंतु रूपी संरचना होगी और उसके ऊपर एक संरचना जिसे हम परागकोश एंथर कहते हैं। तो ये जो संरचना है, इसको हम तंतु कहते हैं, जिसे हमने क्या कहा, फिलामेंट कहा। क्लियर बात है। और इसके ऊपर ये जो बड़ी संरचना, इसे हम कहते हैं परागकोश की संरचना। ये क्या है, परागकोश, यानी कि एंथर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। परागकोश में आपको पता है कि जो पुष्प पादप है, उनमें आपको पाउडर जैसी जो फॉर्म नजर आती है, वो क्या कहलाएंगी, वो जो संरचना, जो पाउडर जैसी संरचना है, वो कहलाती है आपकी परागकण कहलाते हैं। परागकण, जिसे हमने कहा पोलन ग्रेन कहलाते हैं। ये पोलन ग्रेन आगे कैसे होंगे, विभाजित होंगे, और आगे चल करके पोलन ग्रेन से ही आपके नर युग्मक का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन की जब आप संरचना देखोगे तो इसमें आपकी दो प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है आपकी बड़ी कोशिका, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, एक होती है बड़ी कोशिका जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं, यानी कि ये आपकी क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव सेल कहलाती है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल कहलाएगी। क्लियर? और इसके पास अपना केंद्रक है। क्लियर? और दूसरी होती है छोटी ही कोशिका, जो कायिक कोशिका के अंदर ही उपस्थित होती है। इस कोशिका को हम कहते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका, यानी कि हम इसे क्या कह रहे हैं, जनरेटिव सेल कहते हैं, जनरेटिव सेल हम इसको कहेंगे। क्लियर बात है। ये दो कोशिकाएं होंगी। जब आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपके परागकण होगा, जब ये परागण पॉलिनेशन के थ्रू माता के शरीर के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर क्या देखते हो आप, ये जो कायिक कोशिका होगी ना, वो क्या करेगी, मादा शरीर के अंदर जाने के लिए एक ट्यूब का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहेंगे, पराग नली कहते हैं। ये पराग नली का निर्माण करेगी, जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। क्लियर बात है। ठीक है। और दूसरी जो जनन कोशिका होगी, जब यहाँ पर इसमें विभाजन की क्रिया होगी, तो ये वही संरचना है जो आगे चल करके दो नर युग्मक का निर्माण करती है। कितने, दो नर युग्मक का। ठीक है, तो दो क्या बनेंगे, यहाँ पर मेल गैमेट बनते हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना नर की संरचना में और नर में परागकण की संरचना को।
अब बात करते हैं हम कि मादा की संरचना कैसी होती है। तो जब भी हम मादा संरचना की बात करते हैं तो जो मादा संरचना होती है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जब मैं एक संरचना की बात करती हूँ तो उस मादा संरचना को हम क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर यानी कि आपकी पिस्टल की संरचना होगी जो कि 3 भागों से मिलकर बनी होती है। एक सबसे ऊपरी भाग जिसे हमने कहा वर्तिकाग्र, ये जो भाग होता है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, जो कि बड़ा ही चिपचिपा भाग होता है, इसलिए हम इसने क्या कह रहे हैं, स्टिग्मा कहते हैं। फिर एक पतली सी नलिका जैसी संरचना, इसे हम क्या कहेंगे, वर्तिका कहते हैं, यानी कि ये आपका कहलाता है स्टाइल। क्लियर। और एक आप देखते हो इसमें अंडाकार संरचना होती है कुछ इस तरीके से, ये संरचना होती है किसकी, अंडाशय की संरचना होती है, जिसे हमने कहा ये क्या है, आपकी ओवरी है। क्लियर बात है, ठीक है। ओवरी के अंदर भी एक संरचना उपस्थित होती है जो कि आपकी क्या कहलाएगी, ओव्यूल कहलाती है, यानी कि ये संरचना आपकी क्या कहलाएगी, बीजांड कहलाती है, इसे हम ओव्यूल कहते हैं। क्लियर बात, समझ में आ गया। जब हम इस संरचना को बाहर निकाल के देखेंगे, है ना, एक मैच्योर संरचना हम अगर बीजांड की देखते हैं तो बीजांड में आप क्या देखोगे, इसमें जो अंदर संरचना होगी इसमें आपके ये 2 अध्ययावरण उपस्थित होते हैं, ये अंतः अध्ययावरण, और इसके बाहर जो अध्ययावरण है उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य अध्ययावरण कहते हैं। क्लियर। हमने बात करी कि यहाँ पर देखो ये तो क्या हो गए इसके, एक तो क्या है इसका बाह्य अध्ययावरण यानी कि एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट, बाह्य अध्ययावरण है। क्लियर बात है, जो बाहर है। और एक क्या हो जाएगा इसका अंतः अध्ययावरण यानी कि इंटरनल इंटेग्यूमेंट होगा। क्लियर बात है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऐसा भाग भी है जहां पर मैंने किसी प्रकार का कोई अध्ययावरण नहीं बनाया है, तो वो जो भाग कहलाता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये खुला भाग, ये कहलाता है आपका क्या, बीजांड द्वार कहलाता है। बीजांड द्वार जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्लियर बात है, ठीक है। अब इसके ठीक सम्मुख जो संरचना होती है इसको हम निभाग कहेंगे। क्लियर। निभाग के अंदर यहाँ हम देख रहे हैं ये जो संरचना है ये क्या कहलाएगी, आपकी बीजांड काय कहलाती है। बीजांड काय जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। क्लियर। कौन सी संरचना, ये वाली। क्लियर। उसके बाद एक वृंत जैसी संरचना जो इसको अंडाशय से जोड़ी है, ये आता है आपका बीजांड वृंत, जिसे हमने कहा फ्यूनिकल, फ्यूनिकल होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक नाभिक होता है जिसे हम हाइलम कहते हैं, या नाभिक आप इसको कहेंगे। क्लियर बात है। अब देखिए जब यहाँ पर ये जो आपका बीजांड होगा ये मैच्योर होता है, इनके अंदर जो बीजांड काय की कोशिका है वो विभाजन की क्रिया करेगी, तो यहाँ पर एक संरचना बनती है। इस संरचना को, इसके अंदर एक 3 कोशिका ऊपर की साइड, 3 कोशिकाएं इस तरीके से नीचे की साइड, जिनमें एक एक केंद्रक होता है, और एक कोशिका मध्य की साइड जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो ये जो आपकी 7 कोशिकीय 8 संरचना बनती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहेंगे, भ्रूण कोश, यानी कि आपका एम्ब्रियो सैक कहलाता है, एम्ब्रियो सैक कहलाता है। और यही एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंदर आपकी कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर आपकी ये जो संरचना है इसे हम क्या कहेंगे, मादा युग्मक अंड यानी कि अंड कोशिका। तो जो आपका नर युग्मक होगा वो इसके साथ ही संलयित होकर के भ्रूण का निर्माण करेगा, युग्मनज बनाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमें इन कोशिकाओं के बारे में पढ़ना। ठीक है। तो अगर मैं बीजांड के अंदर की संरचना में फर्टिलाइजेशन दिखाऊंगी तो कैसे दिखाऊंगी, हम अगर भ्रूण कोश की संरचना देखते हैं तो इसमें मैंने कहा 3 कोशिकाएं ऊपर की साइड, 3 कोशिकाएं नीचे की साइड। क्लियर। और एक कोशिका क्या है, मध्य में है, जिसके पास अपने 2 केंद्रक है। तो हमने पहले भ्रूण कोश की कोशिकाओं के नाम पढ़ने, ये जो 7 सेल और एक न्यूक्लियस संरचना है, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक यानी कि आपका क्या कहलाएगा, भ्रूण कोश कहलाता है। तो भ्रूण कोश की कोशिकाओं में देखो जो ऊपर की साइड 3 कोशिकाएं हैं, ये जो 3 कोशिका है इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ये क्या कहलाएंगी, प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाएंगी, जिन्हें हमने क्या कहा, एंटीपोडल सेल।
एंटीपोडल सेल्स कहलाती है। क्लियर बात है, सेल्स समझ में आ गया, जिनके पास एक एक केंद्रक होता है। मध्य की कोशिका की हम बात करेंगे तो इसको हम द्वितीयक केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। ये क्या कहलाएगी? द्वितीयक केंद्रकीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका, केंद्रकीय, ये क्या कहलाएगी? द्वितीयक केंद्रकीय कोशिका, है ना। या इसको हम ध्रुवीय कोशिका भी कहते हैं। ये आपकी द्वितीयक केंद्रकीय कोशिका कहलाएगी। द्वितीयक इसलिए कहा क्योंकि इसके पास क्या है? दो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको द्वितीयक केंद्रकीय कोशिका या हम इसको ध्रुवीय कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? सेकेंडरी न्यूक्लियाई सेल हम इसको कहेंगे। क्लियर बात है, ठीक है। उसके बाद जो आपके बीजांड द्वार के पास ये जो संरचना होती है, ये तीनों की तीनों मिल करके तो क्या कहलाएंगी? मिल करके तो ये आपका क्या बनाते हैं? अंड समुच्चय को बनाते हैं, समुच्चय बनाते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? एग एपैरेटस बनाते हैं, एपैरेटस बनाते हैं। लेकिन जब हम केवल ये जो बीजांड द्वार के पास वाली संरचना होती है इसकी बात करेंगे, एक ये और एक ये, जिनके पास क्या होते हैं? इस तरीके से फिलीफॉर्म यहाँ पर उपकरण प्रेजेंट होते हैं, तंतुमय संरचना होती है। तो ये जो दो सेल हमने बनाई है ना, इन सेल को हम क्या कहेंगे? सहायक कोशिका कहते हैं। ये क्या कहलाएंगी? सहायक कोशिकाएं कहलाएंगी। यानी कि इनको हम कहते हैं सिनर्जिट सेल, सिनर्जिट सेल हम इसको कहते हैं। क्लियर बात है। और जो इनके ठीक पीछे उपस्थित कोशिका है, जिसे मैं आपको रेड कलर से दिखा रही हूं, ये जो कोशिका है ये कहलाती है आपकी क्या? अंड कोशिका। क्या कहलाएंगी? अंड कोशिका। यानी कि आपका क्या होगा? ये एग सेल होती है और एग सेल ही है जो कि क्या है? ये आपका मादा युग्मक है। तो इसके साथ ही एक नर युग्मक क्या होगा? संलयित होता है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम एक भ्रूण कोश की संरचना में इन कोशिकाओं की संरचना देखें, जब आपको ये क्लियर हो गया है तो अब आप द्विनिषेचन की क्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो चलिए द्विनिषेचन की क्रिया पढ़ते हैं। द्विनिषेचन नाम से पता चल रहा है दो बार निषेचन, यानी कि जो संलयन हो रहा है वो दो बार हो रहा है। तो वो किस किस का दो बार संलयन हो रहा है, इसी को हमने जानना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब हमें पूरी संरचना पता है कि हमने कहा ये हमारे पास वर्तिकाग्र है, ये हमारे पास वर्तिका है और ये आपके पास क्या है? अंडाशय की संरचना है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। ये क्या है? आपकी वर्तिकाग्र है ना, यानी कि आपकी क्या है? स्टिग्मा है। क्लियर बात थी। ये आपका क्या होगा? वर्तिका होगा। ये क्या है? वर्तिका, यानी कि स्टाइल की संरचना है। उसके बाद आपने देखा ये जो संरचना है वो क्या है? अंडाशय की संरचना, जो कि निषेचन के पश्चात क्या बनाएगा? फल बनाता है। तो ओवरी से क्या बनेगा आगे चल करके? फ्रूट बनेगा। और इसके अंदर जो आपकी वो संरचना थी, कैसी थी? हमने देखा कि ये बीजांड है, इसके पास दो अध्यावरण इंटेग्यूमेंट है और एक क्या है? यहाँ पर आपने इस तरीके से संरचना देखी। और अगर इनकी कोशिकाओं को मैं दिखाती हूँ तो आपने देखा कि तीन कोशिकाएं ऊपर की साइड, जिनका अपना अपना यहाँ पर न्यूक्लियस एक एक होता है। मध्य की जो कोशिका है उसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और क्या होगा? जो नीचे उपस्थित कोशिका है उनके पास क्या है? एक एक न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? आपकी अंड कोशिका है। क्लियर बात हो गई है, समझ में आ गया है। इन कोशिकाओं के नाम आपको पीछे मैंने बता दिए। क्लियर। और इसके पास आपको पता है कि इसके पास क्या है? इस तरीके से फिलीफॉर्म उपकरण है। क्लियर। अब हम द्विनिषेचन की क्रिया पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको पता है कि जो नर संरचना है आपका, ये जो पराग कोश होता है ना, पराग कोश की संरचना बनाई, इसमें क्या है? आपके पोलन ग्रेन है। तो यहाँ पर जो आपके पराग कण होते हैं, पराग कण यानी कि जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं, वो किसी भी माध्यम से होते हुए, ठीक है, ये क्या हो सकता है? हवा हो सकती है, किसी भी माध्यम से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे? मादा की वर्तिकाग्र स्टिग्मा भाग में पहुंचेंगे। तो ये जो स्थानांतरण हुआ है ना, ये पोलन ग्रेन का यहाँ से कहाँ हुआ है? इस मादा की वर्तिकाग्र पर हुआ है। इस क्रिया को आप सभी को पता है हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन
पॉलिनेशन कहते हैं। ये परागण की मैंने अभी आपको परागकण की संरचना बताई थी। तो पराग कणों का पराग कोश से मादा भाग के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की जो क्रिया है वो परागण पॉलिनेशन कहलाती है। क्लियर? अब यहाँ पर आपके क्या हुए पॉलिनेशन, यानी कि आपका क्या पॉलिनेशन क्रिया भी, तो यहाँ पर आपके परागकण है। अभी मैंने बताया कि परागकण में आपकी 2 कोशिकाएं होती है ना। माना बात, यहाँ पे एक जो परागकण है, अब इसमें क्या होगा, उन कोशिकाओं में क्रियाविधि होगी। जैसे ही वो यहाँ पर मादा वर्तिकाग्र पर पहुंच गए हैं तो अब क्या होता है, वो जो परागकण थे ना, उसकी जो बड़ी वाली कोशिका थी जिसे हमने कायिक कोशिका कहा, पीछे पढ़ा हमने वेजिटेटिव सेल, वो क्या करेगी, वो एक तरीके से लंबी होकर के ट्यूब का निर्माण करती है। ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर ट्यूब का निर्माण करेगी, लंबी होकर के इस तरीके से ट्यूब का निर्माण करती है। और ये जो सहायक कोशिका के फिलीफॉर्म उपकरण है ना, ये इनको एक तरीके से संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जो रास्ता है वो कहाँ है, यहाँ से है, क्योंकि बाकी जगह से तो अध्यावरण लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कायिक कोशिका ने क्या करा, इस तरीके से नलिका रूपी संरचना का निर्माण करके, और ये कायिक कोशिका जो थी वो पराग नलिका निर्माण, कायिक कोशिका से किसका निर्माण हुआ, ये ध्यान रखना है कि परागकण की जो कायिक कोशिका थी, कायिक कोशिका थी, मैंने पीछे भी लिखा है, इस कोशिका से किसका, पोलन ट्यूब, यानी कि जो पराग नली होती है, नली जैसी आकृति बनाई, पराग नली का निर्माण हुआ। और ये पराग नली कहाँ जाती है, बीजांड द्वार से अंदर की ओर चली गई। क्लियर बात है? अब आपको पता है कि कायिक कोशिका के अंदर एक जनन कोशिका भी थी, तो ये जनन कोशिका भी क्या होगी, जब नलिका बड़ी हो गई है तो यहाँ पर जनन कोशिका नीचे खिसकेगी, है ना, क्योंकि देखो कायिक कोशिका के अंदर ही तो आपका क्या था, यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जनन कोशिका वो इसके अंदर है। तो जब नलिका लंबी हो गई तो अब ये जनन कोशिका नीचे की ओर गति करेगी, और यहाँ पर इसमें क्या हो जाता है, समसूत्री विभाजन होकर के 2 यहाँ पर नर युग्मक बन जाते हैं। तो जनन कोशिका क्या करेगी, विभाजन होकर के 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। कितने, 2 नर युग्मक का निर्माण करेगी। तो 2 नर युग्मक का आपका निर्माण हो चुका। अब क्या होंगे, अब ये नर युग्मक आगे गति करते रहेंगे और कहाँ जाएंगे, बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे। क्लियर बात है? तो नर युग्मक आपके बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे। अब पहला जो नर युग्मक होगा, ध्यान से देखिए, पहला नर युग्मक की हमने बात करी, जो एक नर युग्मक है, ठीक है, और ये कैसा होता है संरचना में, आप सभी को पता है कि ये कैसी संरचना है, अगुणित संरचना है। ये किसके साथ, आपकी जो मादा युग्मक, कौन सी वाली, ये जो हमने बताई ना, इसके साथ क्या हो जाएगा, संलयित हो जाता है। और ये मादा युग्मक भी कैसी संरचना है, अगुणित, अलग अलग केंद्रक थे इसमें, अगुणित अगुणित, है ना। तो जब यहाँ पर इन दोनों का संलयन हो जाएगा, ठीक है, इनका क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर एक संरचना बन जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, युग्मनज कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट कैसी संरचना होगी, एक द्विगुणित, जब अगुणित अगुणित संरचना मिलेगी तो एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होगा। तो पहला नर युग्मक ने तो क्या कर दिया, अंड कोशिका मादा युग्मक से संलयन करके युग्मनज का निर्माण कर दिया, पहला हो गया। अभी पीछे से दूसरा वाला नर युग्मक भी आएगा, तो दूसरा वाला नर युग्मक संलयित होने के लिए कहाँ जाएगा, यहाँ जाता है, इस मध्य में उपस्थित जो द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका है, द्वितीयक केंद्रिका कोशिका है, उसके साथ संलयित होता है। तो हम यहाँ पर दूसरा निषेचन जब दिखाएंगे तो एक नर युग्मक ने क्या करा, जो दूसरा नर युग्मक था, उस नर युग्मक ने यहाँ पर क्या करा, उस नर युग्मक ने यहाँ पर जो कि अगुणित संरचना थी, उसने उपस्थित जो क्या थी, आपकी द्वितीयक केंद्रिका कोशिका थी, द्वितीयक केंद्रिका कोशिका जो थी, ठीक है, कोशिका जो थी, जो कि कैसी संरचना थी, जिसके पास 2 केंद्रक है, तो इसका मतलब वो कैसी है, एक द्विगुणित संरचना है। तो यहाँ पर एक अगुणित और एक द्विगुणित संरचना का क्या होगा, संलयन होगा। तो जब ये संलयन करेंगे तो एक ये किसका निर्माण करते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करेंगे। किसका, हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर किसका निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा, यानी कि एंडोस्पर्म बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाएंगे। तो ये जो एंडोस्पर्म की संरचना होती है, क्योंकि एक अगुणित और एक द्विगुणित संरचना बनी, तो कितनी
तीन हुई, तो यहाँ पर तीन क्या हुए, यहाँ पर केंद्रकों का संलयन हुआ, एक त्रिगुणित संरचना भ्रूण कोश का निर्माण हुआ। अब देखो क्या हमने डबल फर्टिलाइजेशन कहा, द्विनिषेचन कहा, क्यों कहा? क्योंकि एक बार तो एक नर युग्मक ने तो किसके साथ, अंड कोशिका के संलयन के साथ, अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ और युग्मनज बनाया। तो पहला संलयन आपका ये हुआ, फर्टिलाइजेशन आपका ये हुआ, और दूसरा संलयन यानी कि दूसरे नर युग्मक ने द्वितीय कोशिका केंद्रक के साथ संलयित होकर के भ्रूणपोष का निर्माण करा। दूसरी बात संलयन की क्रिया यहाँ पर भी, तो पहला संलयन और दूसरा संलयन, क्योंकि यहाँ पर जो संलयन की क्रिया हुई है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, वो 2 बार हुआ है, इसलिए हम क्या कहते हैं, पुष्पीय पादपों में दोहरा निषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि द्विनिषेचन किसे कह रहे हैं, आवर्त बीजी पादपों में 2 बार निषेचन की क्रिया होती है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन आते कि त्रिसंलयन किसे कहते हैं, तो त्रिसंलयन कुछ नहीं है, यहीं पर त्रिसंलयन की क्रिया हो रही है। जब क्या हो रहे हैं, जब नर युग्मक का एक केंद्रक और द्वितीय केंद्रिका कोशिका के 2 केंद्रक आपस में संलयित हो रहे हैं, तो 2 और 1 3, जब 3 केंद्रकों का संलयन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन, यानी कि त्रिसंलयन के बाद आपके भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, और आप इसको चित्र के माध्यम से इस प्रकार से बहुत अच्छे से दिखा सकते हो। आपको ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हमने इसको दोहरा निषेचन कहा। तो मुझे लगता है कि सारे ही बच्चों को आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी आपकी क्या है, ये आपको बता रही कि बीजांड की संख्या, ये एंटीपोडल सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई सेल कहते हैं, और यहाँ पर एग सेल है और नीचे क्या है, सिनर्जिड सेल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 नर युग्मक आ गई है ना, ये 2 नर युग्मक है। पहला जो नर युग्म है उसने किसके साथ संलयन किया, अंड कोशिका के साथ संलयित करा, लेकिन पीछे से आने वाला जो युग्मक है उसने किसके साथ करा, यहाँ पर है ना, ये ब्लू दिख रहा है, तो एक युग्मक यहाँ पर संलयन की क्रिया हुई और दूसरे यहाँ पर संलयन की क्रिया हुई। तो यहाँ पर इस संलयन को ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या हम दोहरा निषेचन कहते हैं। समझ में आए? तो यहाँ पर एक जाइगोट यानी कि 2n संरचना का निर्माण होता है और एक एंडोस्पर्म यानी कि त्रिगुणित अवस्था का निर्माण होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आज के लिए इस रिवीजन वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी तरीके से आपकी रिवीजन क्लासेस आती रहेंगी और आप सभी रिवीजन करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।